ठीक है, तो पिछली क्लास में जो है पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा के बारे में, उसमें क्या होता है सहज प्रतिरक्षा वो पढ़ लिए थे, और फिर पढ़े हुए थे कि जो पारित प्रतिरक्षा है वो क्या होता है। पढ़े हुए थे कि जो प्रतिरक्षा जन्म के साथ मिलता है उसको कहते हैं सहज प्रतिरक्षा, और जो प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है उसको कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो होता है दो प्रकार का। कौन कौन? तो एक होता है जिसको बोलते हैं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और एक को कहा जाता है कोशिका माध्यित अनुक्रिया। जो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया था उसमें पढ़े हुए थे अभी तक कि जैसे ही कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करते ही वो रोगाणु जो है वो किसी प्रोटीन का निर्माण करता है, और उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। फिर पढ़े हुए एंटीजन बन जाता है तो जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट क्या है? तो पढ़े हुए थे कि बी लिम्फोसाइट जो है वो ल्यूकोसाइट का प्रकार है। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट में डब्ल्यूबीसी का दो प्रकार होता है, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। फिर यहाँ पर से इसका 3 टाइप होता है और इसका 2 टाइप होता है। यहाँ पर लिम्फोसाइट का 2 टाइप होता है, सब बताया पिछले क्लास में, बी लिम्फोसाइट और एक कौन होता है? टी लिम्फोसाइट। तो समझ लो कि बी और टी का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, बी मतलब होता है बोन मैरो, बी मतलब क्या होता है? बोन मैरो, और टी मतलब होता है थाइमस। बी मतलब क्या होता है? बोन मैरो, टी मतलब क्या होता है? थाइमस। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, ठीक है। और थाइमस तो एक ग्रंथि है। देखो अस्थि मज्जा क्या है? तो इसका नाम डी लिम्फोसाइट क्यों है? ये ऐसा लिम्फोसाइट है जो बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? अस्थि के अंदर। जो बोन है, हमारे शरीर में कितने बोन है, कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां। तो जो हड्डियां हैं 206 हड्डियां कहाँ कहाँ है? सबका नाम बता सकते हैं। 8 है मस्तिष्क में, 2 मिनट सुन लो। 8 कहाँ होता है? मस्तिष्क में। 14 होता है फेस में। 6 है कान में, ठीक है, जोड़ लो कितना हो। 8 मस्तिष्क में है, 14 फेस में है, 14 फेस में है, 6 कान में है, 1 कान में 3 है, 2 कान में 6, मेडिसिन के स्टेप्स। उसके बाद जो है तुमको 26 जो है वो रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद जो है 24 जो है वो पसली है। एक यहाँ का हड्डी है एस्टर्नम। उसके बाद हाथ में 30 हड्डी है, ह्यूमेरस। एक हड्डी यहाँ पर है, 2 हड्डी यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है। तो कुल मिला के 30 हड्डी हुआ हाथ में। 2 हाथ है तो 60 हड्डी है। वैसे ही पैर में भी, एक पैर में 30 हड्डी है। कितना पैर है तुम्हारे पास? 2, तो कितना हुआ? 60 हड्डी हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है और हड्डी कहाँ है? 2 हड्डी यहाँ पर है, ये इसको बोलते हैं क्लेविकल, तो ये 2 है। उसके बाद 2 हड्डी पीछे में है यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्कैपुला, और 2 हड्डी यहाँ पर कमर का हड्डी। ये जोड़ोगे तो 206 हो जाएगा। तो 206 हड्डियाँ जो है सबका नाम होता है। मस्तिष्क में जो है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनोइड, एथमोइड, टेम्पोरल नाम है, तो वो सब 11th क्लास का चाहिए। तो खैर जितनी भी हड्डियां हैं उन सबके अंदर नहीं, लेकिन जो लंबी हड्डियां हैं जैसे कि यहाँ पे ह्यूमेरस है, सबसे लंबी हड्डी शरीर की जो है वो जांघ की हड्डी है, फीमर। तो जितनी भी लंबी हड्डियां हैं उनके अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है, और इसी अस्थि मज्जा में जो है जिस लिम्फोसाइट का निर्माण होता है उसी लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है? बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो बी का मतलब यहाँ पर बोन मैरो। एग्जाम में आता है कि बी का मतलब क्या है? तो बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? तो अस्थि मज्जा। टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब क्या है? थाइमस, ठीक है। और थाइमस कहाँ पाया जाता है? थाइमस एक ग्रंथि है जो कि एस्टर्नम, यहाँ जो हड्डी है एक यहाँ पे उसका नाम है एस्टर्नम, उसके पीछे पाया जाता है थाइमस। तो थाइमस एक ग्रंथि है जो कि एस्टर्नम के पीछे होता है, और थाइमस जो है यहीं से इसका नाम है टी लिम्फोसाइट। ये पाया जाता है थाइमस में। जो लिम्फोसाइट थाइमस में प्रेजेंट रहता है उसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट, और जो अस्थि मज्जा में रहता है उसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो यही मतलब है बी का और टी का याद रखना है। बी का मतलब है बोन मैरो, टी का मतलब है थाइमस। तो यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट है जो हम लोग पढ़े थे उपार्जित प्रतिरक्षा, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा था उसमें जो बी लिम्फ, उसमें 2 प्रकार था। एक था तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और एक था कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो जो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया था उसमें हम बताए थे कि मुख्य योगदान किसका होता है? बी लिम्फोसाइट का होता है। कि जैसे ही शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है और वह एंटीजन का निर्माण करता है, उसके फलस्वरूप जो बी लिम्फोसाइट है ये डिवाइड करता है और 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक कोशिका को क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है प्लाज्मा कोशिका, और
दूसरे को कहा जाता है मेमोरी कोशिका। एक को कहा जाता है प्लाज्मा कोशिका, दूसरे को क्या कहा जाता है मेमोरी कोशिका। जो प्लाज्मा कोशिका है ये बाद में चल के बनाता है एंटीबॉडी, और जो मेमोरी कोशिका है इसमें सारा सूचना जमा रहता है। इस बात हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे, ठीक है। और मतलब कि इसमें मुख्य योगदान जो है वो होता है बी लिम्फोसाइट का तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया में। अच्छा, अब थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं एंटीबॉडी के बारे में, फिर इसका काम पढ़ा जाएगा। इसका काम जो है वो होता है कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा में। हम लोग पढ़े थे ना कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक को कहा जाता है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और एक को कहा जाता है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो यहाँ पर ये हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, कि इसमें बी लिम्फोसाइट अपने योगदान करता है और वो सब, और ये पढ़ना है। इसके लास्ट में आया था एंटीबॉडी। तो पहले जो है एंटीबॉडी के बारे में चर्चा किया जाएगा और फिर इसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे ही कोई रोगाणु आता है तो वह एंटीजन का निर्माण करता है और उस एंटीजन के फलस्वरूप बी लिम्फोसाइट डिवाइड करता है और बी लिम्फोसाइट डिवाइड करके एंटीबॉडी एवं प्लाज्मा कोशिका का मतलब एंटीबॉडी एवं मेमोरी कोशिका का निर्माण करता है। तो देखो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी जैसे कि देखिए कि बी लिम्फोसाइट, फिर से देख लेगा कि बी लिम्फोसाइट डिवाइड करता है, बनाता है एक प्लाज्मा कोशिका और एक बनाता है मेमोरी कोशिका। प्लाज्मा कोशिका आगे चल के बनाता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है, पहली बात तो ये कि एंटीबॉडी के बारे में कि ये प्रोटीन की सेना है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन की सेना, जो कौन तैयार किया है, बी लिम्फोसाइट तैयार किया है। तो एंटीबॉडी प्रोटीन की सेना है जो बी लिम्फोसाइट तैयार करता है, किस लिए, एंटीजन को नष्ट करने के लिए। तो एंटीजन को नष्ट करने के लिए बी लिम्फोसाइट जिस प्रोटीन की सेना को तैयार करता है उसे ही क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी जो होता है ये मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का। कौन कौन, एक होता है IgA, एक होता है, तो साफ साफ लिखते हैं, ठीक है। एक होता है, देखो जैसा है राइटिंग वैसा तो है, इसमें क्या किया जा सकता है। एक होता है IgA, एक होता है IgM, एक होता है IgD, एक होता है IgE और एक होता है IG। तो ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं हमारे शरीर में। एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन की सेना है, ठीक है, जो कि बी लिम्फोसाइट तैयार करता है एंटीजन को नष्ट करने के लिए। एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। IgA, IgM, IgD, IgG, IgE, IgG। इसमें से जो IgA है फुल फॉर्म क्या होता है इसका, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। IgM जो है इसका होता है इम्यूनोग्लोबुलिन मेगा। इसका जो फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। इसका जो फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन और इसका जो फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। तो ये इनका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, अल्फा, मेगा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा। इतना डिटेल से पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में केवल 4 का नाम दिया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। अब 5 के बारे में तो थोड़ा बात सुन लो, 5 के बारे में। सबसे पहले आता है, हम बात करेंगे IgA का। तो जो IgA है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, ये मानव के शरीर में माँ के प्रथम दूध से आता है। जब बच्चा का जन्म होता है और जो माँ का प्रथम दूध होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो प्रथम दूध होता है कुछ दिनों तक, जिसमें कि IgA भरपूर मात्रा में होता है। और IgA बहुत जरूरी होता है बच्चे के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। अगर बच्चा जन्म हो और उसको मतलब माँ का दूध नहीं मिले लंबे समय तक या कुछ समय तक भी, तो उसकी बॉडी में IgA नहीं हो पाएगा और IgA नहीं होगा तो उसको बहुत सारे बीमारियों से जूझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानवरों को होती हैं लेकिन इंसान को नहीं होता है, केवल इस IgA के कारण। जैसे कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है डिस्टेम्पर, एक बहुत ही खतरनाक रोग है
डिस्टेम्पर, जो कि शेर को, कुत्ता को, सभी जानवरों को होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा शेर का मौत जो है डिस्टेम्पर बीमारी से होता है। लेकिन मानव में ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इससे लड़ने के लिए जो क्षमता चाहिए उस IgA के पास होता है, जो कि इंसान को जन्म के साथ ही, माँ के दूध के साथ डिस्टेम्पर के प्रति प्रतिरक्षा मिल जाता है। तो ये होता है, मतलब पूछा जाएगा कि माँ के दूध से बच्चे में कौन सा एंटीबॉडी आता है, तो सिंपली बताना है कि IgA आता है, ठीक है। आता है क्वेश्चन की कोलेस्ट्रम में, कोलेस्ट्रम मतलब माँ का दूध, उसमें कौन सा प्रथम दूध, शुरू का जो कुछ दिन का दूध होता है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो IgA होता है। फिर आया IgM। IgM जो है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा एंटीबॉडी है, सबसे बड़ा जो एंटीबॉडी होता है आकार में, उसका नाम है IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन मेगा। अच्छा, ये सब कहाँ पाया जाता है? सब पाया जाता है ब्लड में। सब कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। तो IgM जो है सबसे बड़ा एंटीबॉडी है। IgD इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, ठीक है, कुछ खास बात नहीं है इसके बारे में। IgE इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो एप्सिलॉन है ये एलर्जी का कारण होता है। एलर्जी जो भी में एलर्जी के लक्षण होते हैं, एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। उस एलर्जी क्या होता है थोड़ा बहुत समझते हैं, छींक आना, बुखार आ जाना, है ना, लाल निशान हो जाना, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, इससे एलर्जी का लक्षण होता है। तो एलर्जी जो है उसको उत्पन्न करने वाला कौन होता है? IgE इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। IgG जो है ये शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक होता है, लगभग 60 से 65% IgG पाया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाएगा शरीर में कौन सा एंटीबॉडी है, तो IgG है, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा है। और ये मानव शरीर में कहाँ से आता है, तो अपरा के द्वारा आता है। अपरा क्या है? प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है? तो जब माँ जो है जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय जो है बच्चा माँ से जुड़ा होता है अपरा के द्वारा, ठीक है। अपरा देखे होंगे जब हम पढ़े थे पुष्पीय पादप वाला, तो वहाँ भी बताए थे कि जो अंडाशय होता है उसमें जो ये बीजांड होता है ये जुड़ा होता है अपरा के द्वारा, ठीक है। तो वैसे ही माँ के शरीर में भी जब बच्चा होता है गर्भाशय में, तो बच्चा जो है माँ के शरीर जुड़ा होता है अपरा के द्वारा, और इसी के हेल्प से जो है माँ के शरीर से जो भी पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन है, वो बच्चे तक पहुँचता है, और बच्चे के शरीर से जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है, जो भी मतलब उत्सर्जित पदार्थ है, वो माँ के शरीर में आता है, तो अपरा के द्वारा। और इसी अपरा के द्वारा IgG जो है वो माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है। तो ये सब जो है एंटीबॉडी के प्रकार है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी प्रोटीन की सेना है जो कौन तैयार करता है, तो बी लिम्फोसाइट तैयार करता है, ठीक है, एंटीजन को नष्ट करने के लिए तैयार करता है। एंटीबॉडी 5 प्रकार का है। माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में कोलेस्ट्रॉल के द्वारा IgA आता है, सबसे बड़ा IgM होता है। एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडी कौन है, तो IgE है, याद रखना है। और सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो IgG पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। तो ये अभी इस प्रकार था एंटीबॉडी का। अब एंटीबॉडी का संरचना कैसा होता है, तो देखो एंटीबॉडी हम लोग को पता है कि ये प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। तो एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन के 4 श्रृंखलाओं से बना होता है। 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं एंटीबॉडी में, 4 श्रृंखलाएं होती हैं। 2 श्रृंखलाएं भारी होती हैं, ठीक है, और 2 श्रृंखलाएं हल्की होती हैं। तो इसमें जो होता है 4 श्रृंखलाएं एंटीबॉडी में पाया जाता है, 4 श्रृंखलाएं। ये हुआ 2 श्रृंखला, ये हुआ 2 श्रृंखला, और ये हुआ 2 श्रृंखला। तो इस तरह से 4 श्रृंखलाएं जो है पाई जाती है। उसमें से ये जो 2 श्रृंखलाएं हैं, ये जो 2 श्रृंखला है ये भारी होता है और इनको कहा जाता है हेवी चैन। ये जो 2 चैन है इनको कहा जाता है हेवी चैन, ये 2 चैन। और ये जो 2 चैन है इनको कहा जाता है हल्का चैन। तो इन दोनों को कहा जाता है हेवी चैन
हेवी चैन या इसको बोल सकते हैं भारी श्रृंखला, ठीक है। और ये दो जो है इनको कहा जाता है लाइट चैन, लाइट चैन, या इसको बोल सकते हैं हल्की श्रृंखला, हल्की श्रृंखला। और ये आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। ये पेप्टाइड बंधन है, प्रोटीन आपस में जुड़े होते हैं किस बंध से? पेप्टाइड बंध से। पता होना चाहिए कि प्रोटीन के बीच में हमेशा कौन सा बंधन होता है? पेप्टाइड बंधन होता है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट के बीच में हमेशा होता है ग्लाइकोसिडिक बंधन, प्रोटीन के बीच में हमेशा होता है पेप्टाइड बंधन, न्यूक्लियोटाइड बीच में हमेशा होता है फॉस्फोडाइस्टर बंधन। याद है फॉस्फोडाइस्टर बंधन पढ़े हुए थे जब पढ़े थे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, कि ये मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है और इसके दूसरा न्यूक्लियोटाइड था, आपस में जुड़ा हुआ था किस बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, फॉस्फोडाइस्टर बंधन जुड़ा होता है। तो ये होता है एंटीबॉडी। तो इसमें देखो दो हेवी चेन है और दो लाइट चेन है, तो इसको H2L2 ऐसे लिखा जाता है। H2L2 मतलब क्या होगा कि दो हेवी चेन होता है इसमें और दो लाइट चेन होता है। इसमें जो ये जगह है इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, या बोल सकते एंटीजन बंधन स्थल, जहां पर आकर एंटीजन जो है लॉक हो जाता है। देखो एंटीबॉडी निर्माण किस लिए होता है? एंटीजन को नष्ट करने के लिए। तो एंटीजन को नष्ट कैसे करता है? एंटीजन को यहाँ पर लाकर बांध देता है, और जब एंटीजन यहाँ बंध जाता है तो शरीर में फैल नहीं पाता है और धीरे धीरे यहाँ पर बांध के उसको नष्ट कर देता है। तो ऐसे ही जो है ये काम करता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी वाले फिर सुनो, एंटीबॉडी में कितने चैन है? तो 4 चैन है, 2 भारी चैन है और 2 हल्के चैन है। जो 2 भारी चैन है वो उन्हें बोलते हैं हेवी चैन, ठीक है, इनका सिंबल होता है H2, और 2 हल्के चैन है इनको बोलते हैं L2 लाइट चैन। सिंबल क्या होता है इसका? H2L2, ठीक है। कैसे काम करता है? जिसमें एंटीजन बंधन स्थल है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर आकर बन जाता है एंटीजन और उसको धीरे धीरे ये नष्ट कर देता है। तो इस तरह से जो है एंटीबॉडी काम करता है। तो यही सारी बात है एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन किया? तो बी लिम्फोसाइट किया। किस कोशिका से किया? तो प्लाज्मा कोशिका से किया। एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन की सेना है, मतलब प्रोटीन है, ठीक है। कितने श्रृंखलाएं होती हैं? उसमें 4 श्रृंखलाएं होती हैं। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, IgA, IgD, IgM, IgG, IgE। उसमें से एलर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो IgE। सबसे अधिक कौन पाया जाता है? तो IgG, ठीक है। सबसे बड़ा कौन होता है? तो IgM। माँ के शरीर से कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बच्चे में कौन आता है? तो IgA। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देखो यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अभी इसमें बाहर से नहीं आता है। यही सब मतलब ये आ गया कि एंटीबॉडी को निरूपित कैसे किया जाता है, H2L2 कि HL2 कि H3L3 आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, तो H2L2 होगा। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा और सब्जेक्टिव। इसको बना लेना, बनाने के बाद बेहतर होगा NCERT में डायग्राम है उसको भी देख लेना, उसमें भी ऐसा ही डायग्राम आपको मिल जाएगा देखने में। तो चलो अभी तक जो है हम लोग एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लिए, एंटीजन का निर्माण कहाँ होता है वो पढ़े, फिर एंटीजन कितने प्रकार का होता है वो पढ़े, फिर एंटीजन जो है वो संरचना कैसी होती है वो देखें। अब तो ऐसा करते हैं एक टॉपिक, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा अंग्रेजी में बोल सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? तो अगर मान लो कि हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो क्या करेगा? बनाएगा एंटीजन। जैसे ही बनाएगा एंटीजन तो बी लिम्फोसाइट डिवाइड करेगा और वो एंटीबॉडी निर्माण करेगा। तो ये जो सारा प्रक्रिया है इसमें शरीर खुद से एंटीबॉडी बना रहा है, उससे जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होगा, जो इम्यूनिटी उत्पन्न होगा, जो क्षमता उत्पन्न होगा बीमारी से लड़ने का, उसको बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। मतलब जब कोई एंटीजन प्रवेश करे और बी लिम्फोसाइट विभाजित हो और खुद से बनाए एंटीबॉडी, तो वो जो प्रतिरक्षा होगा उसको बोलेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। जबकि अगर बना बनाया एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करा दिया जाए, शरीर को मतलब कि खुद से एंटीबॉडी निर्माण नहीं करना पड़े, तो उससे प्रतिरक्षा उत्पन्न होगा, उसको बोलेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जैसे कि अभी हम बोले कि माँ के दूध से जो है बच्चे को एंटीबॉडी सीधे मिल जाता है। कौन सा एंटीबॉडी? IgA। तो ये कौन सा प्रतिरक्षा हुआ? ये हुआ निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जो कि इसमें शरीर खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाया है, बल्कि बना बनाया एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करवा दिया गया। वैसे ही
अगर किसी को मान लो कि सांप वगैरह काटता है तो उसको क्या किया जाता है कि बना बनाया एंटीबॉडी जो है सांप के जहर से लड़ने के लिए जो शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उतना समय नहीं है उसका शरीर जो है एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि सांप का जो जहर है बहुत तेजी से शरीर में फैलता है कुछ सांप का, इसलिए जो है उस समय बना बनाया एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करवाना पड़ता है, तो उसको बोलेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जबकि अगर शरीर खुद से एंटीबॉडी का निर्माण करे तो उसको बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। बस यही अंतर है कि अगर कोई रोगाणु प्रवेश करे शरीर में, पैथोजन प्रवेश करे और वो निर्माण करे एंटीजन का, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो, तो उस तरह की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जबकि यदि बना बनाया एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्सीनेशन। आप तो नाम खूब सुन रहे होंगे वैक्सीनेशन का, कि टीकाकरण होने वाला है, टीका आने वाला है कोरोना का। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले ये समझो कि टीका क्या होता है। टीका, वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है? कभी नाम सुन रहे ना कि वैक्सीन आने वाला है, कभी सुनते कि रूस बना लिया वैक्सीन, कभी सुनते कि इजराइल बना लिया, कभी अमेरिका बना लिया। आखिर टीका होता क्या है? तो टीका मतलब कोई दवाई नहीं होता है। ठीक है, टीका मतलब दवाई नहीं होता। टीका मतलब क्या होता है? टीका मतलब होता है वो बीमारी, एक ऐसा घोल। टीका क्या है? एक घोल है। ठीक है, सस्पेंशन है ना, एक घोल है जिस घोल में उस बीमारी का रोगाणु होता है। जैसे कि सुने होगे जब बचपन में होगे तो तुमको दिया गया होगा ओपीवी। ये क्या है? ओपीवी क्या है? तो फुल फॉर्म होता है इसका ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अच्छा वो समझ गए होंगे। ओरल मतलब कि माउथ, तो देखे होगा ना 2 बूंद जिंदगी का, जिसमें 2 बूंद दिया जाता था माउथ के थ्रू। इस ओपीवी का निर्माण जो है किया था एबिलेमाइट्रे। एबिलेमाइट्रे ने, आता नहीं है लेकिन याद रखना, बचपन में बहुत पिया ओपीवी। इसका खोज कौन किया था? एबिलेमाइट्रे ने। इसके पहले जितने भी वैक्सीन थे उन सबको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता था। ये पहला ऐसा वैक्सीन बना था ओपीवी जिसको कि बिना इंजेक्शन के, है ना, सीधे माउथ में इसको दिया जा सकता था। ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जो ये पोलियो का जो ये टीका था, इसमें क्या था? इसमें पोलियो वायरस था। ठीक है, ये टीका था, इसमें पोलियो का वायरस था। ठीक है, लेकिन मजबूत रूप में नहीं था। जो टीका होता है, किसी बीमारी का टीका होता है, उसमें उसी बीमारी का रोगाणु होता है, लेकिन जो रोगाणु है वो या तो कमजोर अवस्था में रहता है या बहुत ही मतलब कि एकदम निर्जीव अवस्था में रहता है ना, या तो बहुत कमजोर रहेगा या फिर मरा हुआ अवस्था में भी हो सकता है। उसका फायदा क्या है? टीका क्यों दिया जाता है? तो जैसे ही कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा, शरीर में वो क्या बनाएगा? एंटीजन बनाएगा, और उसको मारने के लिए फिर शरीर में क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। और हम लोग पढ़े थे प्राथमिक क्रिया द्वितीयक क्रिया कि प्राथमिक क्रिया जो है तेज होता है, धीमे होता है, द्वितीयक क्रिया तेज होता है। अब जो टीका के द्वारा जिस रोगाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाएगा वो रोगाणु कमजोर है, तो जितना समय में उस शरीर में फैलेगा उतना समय में क्या होगा कि एंटीबॉडी बन जाएगा और उसको मार देगा। अब जब पहली बार एंटीबॉडी बना तो साथ में क्या बनता है? मेमोरी उसका ही बन जाता है, साथ मेमोरी उसका ही बन जाता है। और जब मेमोरी उसका बन गया तो उसके बाद दोबारा अगर वो वायरस आएगा या दोबारा अगर वो रोगाणु आएगा तो इस बार बहुत तेजी से एंटीबॉडी बनेगा और उसको फैलने से पहले ही उसको मार दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है टीकाकरण का। ठीक है, मतलब टीका जो दिया जाता है, जैसे मान लो कि अगर किसी को सीधे पोलियो वायरस अटैक कर दे तो जो पोलियो वायरस होगा वो बहुत बड़ा मतलब कि मजबूत अवस्था में है, हवा से आया है। ठीक है, तो वो शरीर में इजली बीमारी क्रिएट कर सकता है, लेकिन वैक्सीन के द्वारा जो पोलियो वायरस शरीर में दिया जाएगा वो कमजोर अवस्था में होगा, तो शरीर में फैले इससे पहले एंटीबॉडी बन जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। उससे होगा क्या कि भविष्य के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गया, भविष्य में अगर दोबारा वो आएगा तो हमारे ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही होता है टीका। टीका क्या होता है? एक ऐसा घोल जिसमें किसी रोगाणु या तो मृत अवस्था में या फिर कमजोर अवस्था में उपस्थित होता है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा टीका शरीर में दिया जाता है उस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण क्या है? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा, जैसे कि या तो ओरली दिया जाए मुख में या फिर इंजेक्शन से दिया जाए, जैसे कि जो हेपेटाइटिस बी होता है
हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है उसके द्वारा जो हेपेटाइटिस बीमारी होता है, हेपेटाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो टीका होता है हेपेटाइटिस होता है, इसका जो टीका होता है वो दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। तो वो जो टीका है दिया गया है इंजेक्शन के द्वारा। पोलियो का जो है दिया जाता है मुख में, वैसे ही जो कोरोना का भी आने वाला है वो भी अभी इंजेक्शन के द्वारा आया है देने के लिए। तो जिस भी तरीका से टीका शरीर में प्रवेश कराया जाए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। जिस टीका क्या है, टीका एक ऐसा घोल है जिसमें रोगाणु या तो कमजोर अवस्था में या मृत अवस्था में उपस्थित होता है, और जिस प्रक्रिया से टीका शरीर में प्रवेश कराया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। अब जैसे ही टीकाकरण होगा, तो जैसे ही शरीर में टीका प्रवेश करेगा तो फिर क्या होगा, शरीर में रोगाणु आ गया तो शरीर में फिर से जो है वो बनाएगा एंटीजन, इसके परिणाम स्वरूप बी लिम्फोसाइट टूटेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी कोशिका, प्लाज्मा कोशिका फिर एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये जो सारा प्रक्रिया है इसको बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण। मतलब टीकाकरण होते ही शरीर में फिर प्लाज्मा कोशिका विभेदित होकर बी लिम्फोसाइट विभेदित होकर प्लाज्मा कोशिका एवं मेमोरी कोशिका निर्माण करेगा, फिर प्लाज्मा कोशिका जो है वो निर्माण करेगा एंटीबॉडी का। इस सारे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षीकरण कहा जाता है। तो टीकाकरण क्या है, तो जिस प्रक्रिया से टीका शरीर में प्रवेश कराया जाता है उस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। एवं टीकाकरण के फलस्वरूप शरीर में बी लिम्फोसाइट का विभाजित होना, उससे प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी कोशिका बनना, फिर प्लाज्मा कोशिका से एंटीबॉडी बनना, ये सब कहलाता है प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, एग्जाम में आता है 5 नंबर में आता है। तो अगर आएगा तुमको अपने मन से जोड़ के लिखना होगा या फिर नोट्स में भी सफिशिएंट अमाउंट में लिखा हुआ है कि टीका, इसके वजह से टीका क्या है, टीका एक ऐसा घोल है जिसमें कोई रोगाणु कमजोर अवस्था में या मृत अवस्था में उपस्थित होता है। उसके बाद थोड़ा इसके बारे में लिख देना कि ओरल पोलियो वैक्सीन सबसे पहला टीका था जो खोजा गया था जिसको हम मुख से दे सकते थे बिना इंजेक्शन के हेल्प के। कौन बनाया था, तो एबेल लेमैट्रे ने बनाया था। ठीक है, टीका को जिस तरीका से शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसको टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में जो है बी लिम्फोसाइट विभाजित होकर प्लाज्मा कोशिका मेमोरी कोशिका बनाता है, प्लाज्मा कोशिका फिर एंटीबॉडी बनाता है, इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। ठीक है।